हाँ हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए पूरे 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं, दुनिया भर के बेहतरीन कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स आर्टिस्ट की एक पूरी फौज लगा दी जाए। जो कि आज के समय में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन जब वो विजुअल दुनिया सामने आए, तो उसमें सबसे शक्तिशाली, सबसे बेहतरीन शॉट वो हो जिसमें जीरो कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया हो। हाँ, ये सिनेमा का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। अक्सर जब बजट बहुत बड़ा होता है ना, तो मेकर्स ये भूल जाते हैं कि तकनीक केवल कहानी कहने का एक माध्यम है, खुद कहानी नहीं। सही कहा। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का केंद्र भी यही विरोधाभास है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो भारतीय सिनेमा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक पर आधारित है। हम नमित मल्होत्रा के विजन वाली आगामी रामायण फिल्म की बात कर रहे हैं। जी, वही 4,000 करोड़ रुपए के विशाल बजट वाली रामायण, जिसके नए टीजर और कुछ विजुअल ग्लिम्स हाल ही में सामने आए हैं, जिसमें रणबीर कपूर श्रीराम की भूमिका में है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन इस बात की तह तक जाना है कि जब भारत के सबसे बड़े और पवित्र महाकाव्य को स्क्रीन पर उतारा जा रहा है, तो क्या ये भारी भरकम नई तकनीक विजुअल पैमानों पर खरी उतरती है? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री केवल तारीफ या सिर्फ बुराई नहीं कर रही है। ये एक बहुत ही तकनीकी और कलात्मक समीक्षा है। हाँ, एकदम निष्पक्ष। पर देखिए, इस पूरी चर्चा में हमें एक बात स्पष्ट रूप से याद रखनी होगी कि ये फिल्म रिलीज होने में अभी कम से कम 6-7 महीने का समय बाकी है। यानी जो भी हम देख रहे हैं वो फाइनल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो भी विजुअल फुटेज अभी चर्चा में है, वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब जिन कमियों की हम आज चीरफाड़ करेंगे, वे बहुत संभव है कि पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान सुधार ली जाएं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। हम यहाँ स्रोत सामग्री में मौजूद तकनीकी पहलुओं का सिर्फ एक विश्लेषण कर रहे हैं, किसी नतीजे पर अंतिम मोहर नहीं लगा रहे। सही बात है। तो चलिए, बिना किसी देरी के उस पहले पहलू पर बात करते हैं, जो टीजर देखते ही दिमाग पर सीधा असर करता है। इस प्रोजेक्ट का स्केल, यानी इसका विशाल पैमाना। 4,000 करोड़ का बजट स्क्रीन पर चीख चीख कर अपनी मौजूदगी तो दर्ज करा ही रहा है। एकदम। स्रोत में इस बात का खास जिक्र है कि टीजर में वातावरण के मुकाबले किरदारों को जानबूझकर बहुत छोटा दिखाया गया है। मतलब विशाल पेड़, आसमान छूते पत्थर और उनके बीच चलते हुए बहुत ही छोटे नजर आते किरदार। हाँ, मैंने भी उस हिस्से पर ध्यान दिया था। मैं इसे इस तरह समझ रहा हूं कि क्या शायद मेकर्स किरदारों को प्रकृति के सामने कमजोर या असहाय दिखाना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि इरादा उन्हें असहाय दिखाने का है। देखिए, जब हम स्केल की बात करते हैं, तो सिनेमा में इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा, वो कैसे? किरदारों को विशाल प्रकृति के सामने छोटा दिखाने का मतलब ये स्थापित करना है कि उनकी यात्रा, उनका उद्देश्य और उनका संघर्ष कितना विराट है। ये एक बहुत ही क्लासिक एपिक फ्रेमिंग चॉइस है। ओ, समझिए। जब स्क्रीन पर एक विशाल पेड़ दिखाया जाता है, जिसकी जड़ें ही एक इंसान से 10 गुना बड़ी हैं, तो दिमाग तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण दुनिया नहीं है। ये देवताओं, असुरों और महाकाव्यों की दुनिया है। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब बिना एक भी डायलॉग बोले उस दुनिया के नियम तय किए जा रहे हैं। बिल्कुल। विजुअल स्टोरी टेलिंग इसी को कहते हैं। और इसी विशालता के बीच मुझे स्रोत सामग्री का वो हिस्सा सबसे आकर्षक लगा, जहां श्री राम के हाथ में पिनाक धनुष दिखाया गया है। उस धनुष का आकार? हाँ, उस धनुष का आकार सामान्य से बहुत बहुत बड़ा है। स्रोत भी कहता है कि कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइन और इन बारीकियों से लगता है कि मेकर्स का इरादा एकदम सही जगह पर है। देखिए, धनुष का वो विशाल आकार महज एक प्रॉप डिजाइन नहीं है। अगर हम श्री राम के चरित्र चित्रण को देखें, तो उनके चेहरे पर हमेशा एक परम शांति, एक ठहराव और सौम्यता होती है। हाँ, एक मुस्कान सी होती है। लेकिन जब उस शांत चेहरे के साथ एक इतने भारी और विशाल अस्त्र को जोड़ा जाता है, तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। हाँ, मैं इसे समझ पा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी बेहद शांत और सौम्य व्यक्ति के हाथ में एक विशाल तोप दे दी जाए। एकदम सटीक तुलना है ये, है ना? वो बिना एक भी शब्द बोले उसकी ताकत को बयां कर देता है। वो विशाल धनुष ये याद दिलाता है कि ये शांत दिखने वाला व्यक्ति असल में ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। बिल्कुल।
उस दुनिया में जहां पहाड़ उठाने वाले वानर और मायावी राक्षस हैं, वहां नायक का अस्त्र भी उसी महाकाव्य स्तर का होना ही चाहिए। हाँ, बात तो सही है। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है। हाँ, बड़ा पैमाना और विशाल डिजाइन अपने साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी लेकर आते हैं। कैसा खतरा? वो खतरा है नकलीपन का। मतलब जब सब कुछ इतना विशाल और भव्य बनाया जाता है तो उसे असली दिखाने की चुनौती 100 गुना बढ़ जाती है। ओह, और शायद यहीं से इस 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का सबसे कमजोर हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि विजन कितना भी भव्य क्यों ना हो, अगर उसका एग्जीक्यूशन यानी उसे स्क्रीन पर उतारने का तरीका कमजोर हो तो सारा पैमाना ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्रोत सामग्री में वीएफएक्स और लाइटिंग को लेकर जो बातें कही गई हैं वो सच में काफी चिंताजनक हैं। हाँ, खासतौर पर अयोध्या के महल और पानी वाले दृश्यों को फ्लैट और पूरी तरह कृत्रिम कहा गया है। मुझे ये फ्लैट लाइटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और गहराई से समझना है आपसे। जरूर। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा मानव मस्तिष्क और हमारी आंखों के काम करने के तरीके को समझना होगा। अच्छा, ठीक है। लाखों सालों के विकास में हमारी आंखें इस तरह से ट्रेंड हो चुकी हैं कि हम रोशनी और परछाई के जरिए गहराई या डेप्थ को पहचानते हैं। असली दुनिया में रोशनी कभी भी एक समान नहीं होती। हाँ, कहीं धूप कहीं छांव होती है। बिल्कुल, रोशनी किसी सतह से टकराती है, मुड़ती है, कुछ हिस्सों को रोशन करती है और कुछ को अंधेरे में ढकेल देती है। जब सिनेमा में सिनेमैटिक लाइटिंग की बात होती है तो वो इसी प्राकृतिक नियम की नकल करती है। तो जब स्रोत कह रहा है कि महल के दृश्य फ्लैट लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां रोशनी में वो उतार चढ़ाव नहीं है? एकदम सही पकड़े। फ्लैट लाइटिंग का मतलब है कि फ्रेम के हर हिस्से पर लगभग एक समान रोशनी पड़ रही है। परछाइयां या तो हैं ही नहीं या बहुत ही हल्की हैं। समझ रहा हूं। जब ऐसा होता है तो स्क्रीन पर मौजूद महल, दीवारें या यहाँ तक कि किरदारों के चेहरे भी अपनी त्रि-आयामी गहराई खो देते हैं। वे एक चिपटे हुए पोस्टर की तरह लगने लगते हैं। और इंसान का दिमाग तुरंत इस गलती को पकड़ लेता है। बिल्कुल, दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है कि भाई ये असली नहीं है। ये यहाँ पर बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि स्रोत ने भी ठीक यही बात कही है कि महल के दृश्य ऐसे लग रहे हैं जैसे वे एआई द्वारा जनरेट किए गए हों। एकदम क्रिस्प, अत्यधिक परफेक्ट, लेकिन पूरी तरह से नकली। ये वैसा ही है जैसे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बनाई जाए, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं, लेकिन उसे प्रदर्शित करने के लिए कमरे में सिर्फ एक साधारण सी सफेद ट्यूबलाइट लगा दी जाए। अरे, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। उस ट्यूबलाइट की सपाट रोशनी में उस पेंटिंग के रंगों की सारी गहराई, सारे टेक्सचर और उसकी पूरी आत्मा वहीं मर जाती है। एकदम, वो ट्यूबलाइट वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। और इसी अंतर को समझाने के लिए स्रोत ने कांतारा चैप्टर 1 के टीजर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण भी दिया है। हाँ, कांतारा के दृश्यों में एक अलग ही बात थी, है ना? अगर हम कांतारा के दृश्य याद करें तो वहां भी बड़े सेट थे, लेकिन उन्हें रोशन करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों जैसे दियों और मशालों का इस्तेमाल किया गया था। आग की रोशनी लगातार कांपती है। हाँ, एक फ्लिकर होता है उसमें। बिल्कुल, जब वो कांपती हुई रोशनी किसी पत्थर की दीवार या इंसान के चेहरे पर पड़ती है तो वो पूरे दृश्य को जीवंत कर देते हैं। स्रोत के अनुसार रामायण के टीजर में उसी प्राकृतिक एहसास की भारी कमी है। और लाइटिंग ही एकमात्र तकनीकी समस्या नहीं बताई गई है। स्रोत में एक बहुत ही अजीब तकनीकी खामी का भी जिक्र है। कौन सी खामी? वो जो बर्फीले पहाड़ों पर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध का एक बहुत बड़ा दृश्य है ना। हाँ, वो भव्य शॉट। उसमें फ्रेम में बैकग्राउंड में एक राक्षस है जो बस स्थिर खड़ा है, बिना किसी मूवमेंट के, बस तलवार पकड़े हुए स्टैचू की तरह। ओह, वो फ्रेम जनरेशन की समस्या। हाँ, स्रोत इसे लैग कह रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब इतना भारी बजट है तो फ्रेम में एक राक्षस ऐसे जमे हुए कैसे खड़ा रह सकता है? देखिए, ये सीधे तौर पर वीएफएक्स रेंडरिंग पाइपलाइन की समस्या है। बजट चाहे 4000 करोड़ हो, लेकिन हर फ्रेम को कंप्यूटर पर प्रोसेस करने में, जिसे रेंडरिंग कहते हैं, बहुत समय लगता है। ठीक है। जब फिल्म निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है तो शुरुआत में बैकग्राउंड के एसेट्स यानी पीछे के किरदारों और वस्तुओं पर कम ध्यान दिया जाता है ताकि मुख्य किरदारों वाले हिस्से को जल्दी रेंडर किया जा सके। मतलब वे एक तरह की ड्राफ्ट वर्जन या कच्चे फुटेज पे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो बैकग्राउंड का राक्षस संभवतः अभी पूरी तरह से एनिमेट और रेंडर ही नहीं किया गया है। उसे बस जगह भरने के लिए वहां खड़ा कर दिया गया था। अच्छा, तो ये फाइनल नहीं है? नहीं, लेकिन समस्या तब होती है जब एक टीजर जनता के सामने आता है और दर्शक
उस डेड पिक्सल या जमे हुए किरदार को पकड़ लेते हैं। ये तुरंत पूरे दृश्य की भव्यता को खत्म कर देता है। हाँ, और याद दिलाता है कि हमें कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, कोई असली युद्ध का मैदान नहीं। बिल्कुल। खैर, ये तो हुई तकनीक और कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात, लेकिन कोई भी महाकाव्य सिर्फ महलों और पहाड़ों से तो बनता नहीं है। सही बात है, उसकी आत्मा तो उसके किरदार होते हैं। एकदम। तो चलिए स्रोत सामग्री के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो किरदारों और उनके एक्शन पर केंद्रित है। श्री राम के रूप में रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर स्रोत की राय काफी स्पष्ट और सकारात्मक है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सही कास्टिंग आधी जंग जीतने जैसी होती है। स्रोत ये मानता है कि रणबीर कपूर के चेहरे पर वो आवश्यक शांति और कोमलता है जो इस अवतार के लिए चाहिए। लेकिन जो बात मुझे स्रोत में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगी वो थी युद्ध के दृश्यों में उनके चेहरे के भाव। वो ताड़का गया किसी राक्षसी के साथ लड़ाई वाला दृश्य। हाँ, उसी दृश्य में उनके चेहरे पर तनाव और शारीरिक मेहनत साफ नजर आती है। यह एक बहुत ही बारीक बिंदु है, क्योंकि अक्सर हमने माइथोलॉजिकल शोज में देखा है कि देवताओं को लड़ते हुए ऐसे दिखाया जाता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, बस मुस्कुराते हुए तीर चला रहे हैं। ठीक कहा आपने। लेकिन अगर कोई अवतार मानव रूप में धरती पर आया है तो उसे गुरुत्वाकर्षण, थकान और भौतिक नियमों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मानव शरीर की सीमाएं तो होंगी। चेहरे पर वो तनाव और एफर्ट दिखाना उस किरदार को दर्शकों के ज्यादा करीब लाता है। और भौतिक नियमों की बात करें तो स्रोत ने एक और पहलू की तारीफ की है, और वो है वायर वर्क। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है ना? आमतौर पर जब हम किसी किरदार को हवा में उछलते या उड़ते देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें क्रेन से लटका दिया हो, लेकिन यहाँ स्रोत का कहना है कि उड़ान भरने वाले दृश्यों में एक हल्का सा मूवमेंट जोड़ा गया है। हाँ, जिससे वे हवा में कलाबाजियां करते हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल, एक्रोबैटिक लीव्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, ये सीधे तौर पर मोमेंटम या गति की भौतिकी से जुड़ा है। जब कोई इंसान छलांग लगाता है तो उसका शरीर एक पैराबोलिक आर्क में आगे बढ़ता है। अगर वायर वर्क में उस स्वाभाविक गति को नहीं पकड़ा जाता तो वो फ्लोटिंग या लटकना लगता है। लेकिन अगर उस छलांग में थोड़ी सी कलाबाजी या शरीर का मुड़ना जोड़ दिया जाए तो दिमाग उसे एक असली शारीरिक क्रिया मान लेता है। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है मेकर्स की। बिल्कुल। पर यार, ये सब सुनकर लगता है कि कुछ चीजों में बहुत मेहनत की गई है, लेकिन फिर हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे स्रोत सामग्री पढ़ते समय सच में हताश कर दिया। मॉन्स्टर डिजाइन। हाँ, राक्षसों का रूप रंग। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि टीजर में दिखाए गए राक्षस बहुत ही खराब और जेनेरिक हॉलीवुड फैंटेसी शोज से प्रेरित लगते हैं। ये भारतीय माइथोलॉजी को स्क्रीन पर उतारने की सबसे पुरानी बीमारी है। कैसे? देखिए, हमारे पास दुनिया का कुछ सबसे बेहतरीन और विस्तृत साहित्य है, लेकिन जब उसे स्क्रीन पर लाने की बात आती है तो मेकर्स अक्सर पश्चिमी फैंटेसी के खांचे में फिट होने की कोशिश करने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्रोत में कबंध नाम के राक्षस को लेकर दिया गया है। हाँ, कबंध का विवरण साहित्य में बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल, हमारे प्राचीन साहित्य में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कबंध एक ऐसा राक्षस है जिसका सिर उसके धड़ या कंधों के भीतर होता है। ये सुनने में ही कितना खौफनाक और अनोखा लगता है। बहुत ज्यादा। लेकिन टीजर में जो राक्षस दिखाया गया है वो एकदम साधारण सा हॉलीवुड स्टाइल का मॉन्स्टर लगता है। स्रोत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इन दृश्य में रणबीर की जगह प्रभास का चेहरा लगा दिया जाए तो ये बिल्कुल आदि पुरुष फिल्म का सीन लगेगा। बाप रे, तो बहुत बड़ी आलोचना है ना? तो मेरा सवाल ये है कि क्या आधुनिक तकनीक वास्तव में हमारे प्राचीन साहित्य के विवरणों को दर्शाने में विफल हो रही है, या मेकर्स हॉलीवुड की नकल करने का आसान रास्ता चुन रहे हैं? ये क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि टेम्पलेट पर निर्भरता है। टेम्पलेट मतलब पहले से बने हुए डिजाइन। हाँ, वीएफएक्स स्टूडियोज अक्सर समय और पैसा बचाने के लिए पहले से मौजूद 3D मॉडल्स और एसेट्स लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। एक हॉलीवुड स्टाइल के जेनेरिक मॉन्स्टर का मॉडल आसानी से मिल जाता है। अच्छा, और कबंध के लिए? कबंध जैसे अनोखे जीव को बिल्कुल शुरुआत से, यानी स्क्रैच से बनाना होगा। उसकी शरीर रचना अलग होगी, उसके चलने का तरीका अलग होगा। लेकिन जब 4000 करोड़ का बजट है तो क्या हर फ्रेम में वीएफएक्स घुसेड़ना जरूरी है? मेरा मतलब है, क्या उन्हें वो समय और संसाधन डिजाइन पर नहीं लगाने चाहिए? बिल्कुल लगाने चाहिए, और यही सांस्कृतिक प्रामाणिकता का मुद्दा है। जब हमारी कहानियों में हॉलीवुड के मॉन्स्टर डाल दिए जाते हैं तो वो कहानी अपनी जड़ें खो देती हैं। हाँ, फिर वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की किसी सस्ती कॉपी की तरह लगती है। एकदम सही। कबंध का डिजाइन सिर्फ एक रूप नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि वो दुनिया कितनी विचित्र और मायावी थी।
उसे एक जेनेरिक राक्षस बना देना उस पूरी कहानी के साथ अन्याय है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ज्यादा तकनीक और ज्यादा पैसे का मतलब है बेहतरीन विजुअल्स, लेकिन ये चर्चा साफ कर रही है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और यही बात हमें स्रोत सामग्री के सबसे विरोधाभासी लेकिन सबसे शानदार हिस्से की ओर ले जाती है। लेस इज मोर, यानी कम ही ज्यादा है। हाँ, ये मेरे लिए पूरे स्रोत का सबसे बेहतरीन हिस्सा था। भारी भरकम सीजीआई की इतनी लंबी चर्चा के बाद स्रोत के अनुसार इस पूरे टीजर का सबसे बेहतरीन शॉट कौन सा है? हाँ, वही शॉट जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो रात का दृश्य जहां श्री राम वनवास के लिए रथ पर निकल रहे हैं और अयोध्या वासियों की भारी भीड़ वहां मौजूद है। स्रोत का कहना है कि इसमें कोई वीएफएक्स या सीजीआई नहीं है, सिर्फ शानदार फ्रेमिंग, असली भीड़ और बेहतरीन लाइटिंग है। ये कैसे संभव है कि इतने बड़े विजुअल इफेक्ट्स वाले प्रोजेक्ट में एक सादा सा शॉट सबसे ज्यादा असरदार हो? क्योंकि हमारा दिमाग रियलिटी यानी असलियत को पहचानने में एक्सपर्ट है। अच्छा। जब असली लोकेशंस पर असली लोगों की भीड़ के साथ और व्यावहारिक रोशनी, जिसे प्रैक्टिकल लाइटिंग कहते हैं, उसमें शूटिंग की जाती है, तो फ्रेम में मौजूद भावनाएं सीधी दर्शक तक पहुंचती हैं। यानी तकनीक असलियत को बीट नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। सीजीआई चाहे कितना भी उन्नत हो जाए, वो एक असली इंसान के चेहरे पर पड़ने वाली असली रोशनी और हवा से उड़ते असली कपड़ों की पूरी तरह से नकल नहीं कर सकता। उस रथ वाले शॉट में जो गहराई और उदासी है, वो तकनीक से नहीं बल्कि उस पल की असलियत से आ रही है। और यहीं पर मुझे लगता है कि मेकर्स को आदि पुरुष की गलतियों से जो सीखना चाहिए था, वो उन्होंने पूरी तरह नहीं सीखा। हाँ, स्रोत में भी इस बात पर जोर दिया गया है। आदि पुरुष की सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि असली जंगलों के बजाय सब कुछ हरे पर्दे के सामने स्टूडियो में शूट किया गया था। और इस नए टीजर में एक अस्थि विसर्जन वाला दृश्य है। वो नदी वाला दृश्य। जी, जहां पानी और आसपास का माहौल इतना ज्यादा कृत्रिम और वीएफएक्स से भरा हुआ लगता है कि वो तुरंत दर्शक को कहानी से बाहर निकाल देता है। ये एक बहुत ही अजीब रचनात्मक जिद लगती है मुझे। जब असली नदियां, असली जंगल और असली पहाड़ मौजूद है, तो उन्हें कंप्यूटर पर बनाकर वो कृत्रिमता क्यों लानी है? एकदम सही बात है। व्यावहारिकता हमेशा भारी पड़ती है। अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी महान फिल्मों को देखें, तो उनकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने असली प्राकृतिक लोकेशंस पर शूटिंग की थी। वीएफएक्स का इस्तेमाल सिर्फ उसे थोड़ा और बड़ा दिखाने के लिए किया गया था, सब कुछ कंप्यूटर पर नहीं बनाया था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास 4000 करोड़ रुपए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको आसमान से लेके पानी तक हर जगह वीएफएक्स घुसेड़ना ही है। क्या कभी-कभी असली दुनिया की सादगी सबसे महंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स को भी मात नहीं देती? 100% मात देती है। सिनेमा में तकनीक को एक अदृश्य टूल की तरह काम करना चाहिए। जब दर्शक को तकनीक साफ साफ दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि जादू टूट गया है। बहुत गहरी बात कही आपने। खैर, सादगी और रचनात्मकता की बात करें तो स्रोत ने और एक बेहतरीन पहलू की तारीफ की है, पुष्पक विमान का डिजाइन और सीता माता का परिचय। हाँ, पुष्पक विमान का डिजाइन बहुत ही सुंदर लगा, है ना? उसे किसी डरावने या अजीबोगरीब कुपोषित चमगादड़ जैसा न दिखाकर एक उड़ने वाले महल और कमल के फूल के समान दिखाया गया है। यह हमारी पारंपरिक कला के बहुत करीब लगता है। ये एक बहुत ही राहत देने वाली चॉइस है। विमान को एक दिव्य वस्तु की तरह दिखाया जाना चाहिए, ना कि किसी हॉरर फिल्म के जीव की तरह। पर सीता के चरित्र का जो परिचय है, जिसमें साई पल्लवी हैं, टीजर में उनका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, केवल उनकी आवाज सुनाई गई है। ये मुझे बहुत ही चतुर प्रमोशनल रणनीति लगी। हाँ, ये मार्केटिंग और कहानी कहने दोनों ही लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक है। कैसे? आज के समय में जहां सब कुछ टीजर और ट्रेलर में ही दिखा देने की होड़ मची है, वहां किसी मुख्य किरदार को छिपाकर रखना एक बहुत बड़ा रहस्य पैदा करता है। हाँ, अब हर कोई इंतजार करेगा कि उनका लुक कैसा होगा। बिल्कुल, ये भविष्य में फिल्म के लिए चर्चा बनाए रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर हम स्रोत सामग्री और आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटना चाहें, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? स्रोत के अनुसार ये टीजर उम्मीद और निराशा का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। हाँ, इसे इसी तरह देखा जाना चाहिए। इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि फिल्म का विजन, कॉस्ट्यूम्स, कास्टिंग और पुष्पक विमान जैसे कुछ डिजाइन बहुत ही उच्च स्तर के हैं। मेकर्स की नीयत सही दिशा में लग रही है। लेकिन तकनीकी मोर्चे पर
खासकर फ्लैट लाइटिंग, कृत्रिम पानी और जेनेरिक मॉन्स्टर डिजाइन को लेकर ये 4000 करोड़ के उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत पीछे नजर आती है जिसकी दर्शकों को उम्मीद है। पर जैसा कि हमने शुरुआत में स्पष्ट किया था कि ये अंतिम उत्पाद नहीं है, फिल्म रिलीज होने में भी काफी समय है। बिल्कुल। जो फ्रेम जनरेशन वाले डेड पिक्सल राक्षस या कृत्रिम रोशनी वाले दृश्य हमने देखे, उन्हें पोस्ट प्रोडक्शन में पूरी तरह से सुधारा जा सकता है। ये महज एक शुरुआती झलक है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब ये महाकाव्य बड़े पर्दे पर आए तो तकनीक इसकी कहानी को दबाने के बजाय उसे और अधिक भव्य और जीवंत बनाए। बिल्कुल, यही हम सब चाहते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी स्रोत सामग्री को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में गूंज रहा है। क्या विचार है? जब हमारी सबसे पुरानी, सबसे पवित्र और हमारी जड़ों से जुड़ी कहानियों को नई पीढ़ी के लिए आधुनिक तकनीक और अथाह पैसे के साथ पर्दे पर उतारा जाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या उन कहानियों की असली आत्मा भारी भरकम कंप्यूटर ग्राफिक्स और बजट के बोझ तले कहीं कुचल तो नहीं रही? क्या असली भव्यता तकनीक के दिखावे और पिक्सल्स में बसती है, या उस कहानी की मूल सादगी, उसकी सत्यता और उन मानवीय भावनाओं में जो हजारों सालों से बिना किसी वीएफएक्स के दिलों में जिंदा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तकनीक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक समझ देगी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ जल्द ही फिर चर्चा करेंगे।